नमस्कार, अर्थसार में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। ये माया पूरे संसार में बिखरी पड़ी है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। लेकिन ये जो पैसा है, इसका नियमन कैसे हो, ये हर व्यक्ति के पास समान रूप से नहीं तो कम से कम वो अपना जीवन सुखपूर्वक जी सके। जब उसको दवाई की ज़रूरत पड़े तो वो दवाई लेकर आ जाए, जब उसको रोटी की ज़रूरत पड़े तो रोटी के लिए वो उसे पापड़ ना बेलने पड़े। यही है कुल मिलाकर अर्थसार का निचोड़। और इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ हैं रोशन लाल जी अग्रवाल। रोशन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं यहाँ पर इस बात को उठाना चाहूँगा कि किस तरह से जो अर्थ का स्वामी है, यानी जिनके पास एक लिमिट से ज़्यादा धन है, जो पिछली बार भी हमने बातचीत की थी और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, यानी एक जो कानूनन जो एक आर्थिक सीमा जो तय की जाए, उस सीमा से जो ज़्यादा पैसा है उस पर जो टैक्स लगाया जाए और उस टैक्स को जो वितरण किया जाए, माने इस वितरण का जो नियमन है वो किस तरह से हो, ये एक मुद्दा है। अर्थ यानी सारे प्राकृतिक संसाधन जिनकी आवश्यकता हमको अपना जीवन चलाने के लिए निरंतर उपभोग के रूप में करना पड़ता है। बिना उपभोग के व्यक्ति के जीवन की कल्पना संभव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, ये इनसे चूंकि सबका जीवन चलता है, इसलिए प्राकृतिक रूप से यह सिद्धांत पूरी दुनिया में मान्य है कि इन पर सबका समान अधिकार है, न किसी का कम है। मुद्दा ये भी बनता है कि जिन मालिकों से, यानी जिनका धन, जो होनहार लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, जिन्होंने अकूत धन कमाया है जी, ये एक तरह से मालिक हैं उस धन के, उस पूंजी के। इनके भी कुछ राइट हैं या नहीं? इनके बिल्कुल न्याय की कसौटी पर जितने राइट एक नागरिक के होने चाहिए। क्या राइट होंगे इनके? हाँ, ये बिल्कुल बुनियादी सवाल मैं चाहता हूँ कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करें, यानी इन सारे संसाधनों की व्यवस्था की बात करें, इनसे से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया उत्पादन हो और फिर उपभोग के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हों, बिल्कुल, तो फिर स्वामित्व का स्वरूप क्या हो, ये बुनियादी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बुनियादी बात इसलिए है बिल्कुल क्योंकि इसको हल किए बिना इनसे जो उत्पादन होगा, बिल्कुल, उसका समाज में न्यायपूर्ण वितरण संभव नहीं होगा। तो पहले मुद्दे को मैं इस प्रकार हल करना चाहता हूँ कि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है, इसलिए इन संसाधनों से जो आय होती है, बिल्कुल, उस पर भी तो सबका समान अधिकार होगा। लेकिन इसकी जटिलता क्या है कि इन साधनों से आमदनी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को परिश्रम की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है, योग्यता की भी जरूरत पड़ती है। इनकी अपनी भूमिका है। इसलिए संपूर्ण जो लाभ पैदा हुआ उसको दो भागों में बांटा जाए। एक वह लाभ जो साधनों के कारण पैदा हुआ और दूसरा वह लाभ जो व्यक्ति के परिश्रम के कारण पैदा हुआ। बिल्कुल। इसमें खास बात यह है कि हम परिश्रम के द्वारा केवल साधनों का रूपांतरण करते हैं। आप इस बात को समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मूल साधन था उस पर तो सबका समान अधिकार था, तो केवल परिश्रम करने वाले व्यक्ति का पूरा हिस्सा गलत है। आप समझ रहे हैं, उसने रूपांतरण किया है। कच्चे माल के रूप में जो कुछ उसने लिया था उस पर तो सबका हिस्सा था, तो उसके परिश्रम करने से किसी व्यक्ति का वो मूल हिस्सा खत्म हो जाए, यह व्यवस्था न्याय की कसौटी पर गलत होगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि व्यवस्था हमारी ऐसी होनी चाहिए। मैं जानना यहाँ एक सवाल चाहूँगा कि एक जंगली गाय है, जंगल में रहती है, उसका कोई स्वामी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने परिश्रम करके उसको अपने वो घर लाया, घर लाकर उसको अच्छे से दाना खाना ये सब खिलाया, बिल्कुल ठीक, उसको पाला पोसा बड़ा किया, बिल्कुल ठीक, और फिर जब वो बाद में दूध देना उसने शुरू कर दिया तो ये कहा गया कि नहीं, इस दूध पर सबका अधिकार है। देखिए, सवाल अगर इतना होता कि यह इस बाकी लोग इन संसाधनों पर कोई नजर ही न रखते या इनकी कोई आकांक्षा ही न करते तो आपकी बात ठीक थी। बिल्कुल। लेकिन हर आदमी इस बात की कोशिश करता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हो, ज्यादा से ज्यादा भूभाग का मालिक हो, उसके पास जो भूमि हो वो सबसे उपजाऊ हो, उसके ऊपर पानी और जितने संसाधन है वो बहुत अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि वह जानता है
कि किसी भी प्रकार के उत्पादन के लिए इनकी जरूरत है। बाकी आप कितनी ही योग्यता क्यों न रखते हो, कितना ही पुरुषार्थ क्यों न कर सकते हो, आप उत्पादन नहीं कर सकते। इसलिए अनिवार्य तौर पर जो आपने जंगली गाय का उदाहरण दिया है, मैं उसको स्वीकार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि गायों की संख्या कम और उसे पालने वालों की संख्या ज्यादा, तो फिर स्वामित्व किसका होगा। इसलिए मेरा कहना यह है, गाय पर स्वामित्व तो सबका स्वीकार करिए, प्रबंधन के अधिकार आप उस व्यक्ति को दीजिए जो गाय को सबसे बढ़िया परवरिश कर सके और उस परवरिश के बदले उसको अतिरिक्त भुगतान करिए। लेकिन मूल मुद्दा यही है कि जो परवरिश करता है, जो उसको दाना खिलाता है, हाँ, वो और बाजार से खरीद कर लाता भी है जी, उसको ठेस लगती है, वो हर्ट होता है कि भाई सब कुछ किया हमने और अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसको सब में बांटो, इसके दूध को। नहीं, मैंने ये कहा है कि गाय तो आपने स्वीकार किया सबकी है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि गाय में हिस्सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ये मानता है कि गाय के में सबका हिस्सा है, तो वह केवल परवरिश करने वाला ही तो है, और परवरिश करने वाला अपने मेहनत के हिस्से का ही तो हकदार होगा। क्या वह गाय के जो बाकी मालिक हैं उनको दूध का कोई हिस्सा नहीं देगा? बिल्कुल, उसे देना चाहिए। बिल्कुल। और अगर वह नहीं देगा तो इसका मतलब बाकी लोगों की गाय में हिस्सेदारी नहीं है, तो इसलिए उसके हर्ट होने का सवाल नहीं है, बल्कि हर्ट होने का प्रश्न उन लोगों के सामने खड़ा हो रहा है जिसकी गाय में तो हिस्सेदारी है लेकिन दूध में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं। वो कह रहा है कि तो मैं पाल रहा हूं तो मैं पूरा दूध लूंगा, और पालने और वह जो दूध का दाम वसूल कर रहा है वही उसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 40 गायों का मालिक बना रहा है। बिल्कुल। तो ये जो सारी स्थिति पैदा हो रही है, इससे जो गरीब आदमी है उसके हालात क्या कहाँ पर हैं, वो कहाँ सस्टेन कर रहा है? क्योंकि जिन लोगों को गाय मिली, यानी जो लोग प्राकृतिक संपदा के मालिक बने, उसका पूरा मनुष्यता का इतिहास निकाल कर देखिए, केवल जिसने किसी भी प्रकार से कब्जा कर लिया वो मालिक बन गया। मैं भारत की अगर बात करूं, मैं सरकार से एक विधेयक या कानून प्रस्ताव पारित करा करके छत्तीसगढ़ की कोयले की खदान जो हैं उनमें वहाँ से कोयला खरीद करके और बिजली बनाकर और बिजली उन्हीं लोगों को वापस बेच करके एक आदमी अरबपति बन गया। और वहाँ पर जो कोयला पड़ा हुआ है, जिनके खेतों में कोयला है, वो लोग कोयले का ना तो उपयोग जानते हैं और ना कोयले को वो हाथ लगा सकते हैं। हालात ये है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि समाज में हमेशा कम बुद्धि के, ज्यादा बुद्धि के लोग हैं और रहेंगे, लेकिन अगर हम एक देश के नागरिक हैं तो हम लोगों के हित परस्पर जुड़े होते हैं और ये कानूनों के द्वारा हमारे संबंध तय होते हैं और हम सारे मिलकर देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। तो जिन लोगों में कौशल ज्यादा हो, बिल्कुल, उन्हें प्रबंधन का अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ तक तो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन उन्हें जो मुनाफा मिलता है वो तो समाज की सारी क्रियाओं के कारण मिलता है। उनके पास जो मशीनें हैं, उन मशीनों की आइडियोलॉजी किसी वैज्ञानिक ने आविष्कार की, उसके कोई पुर्जे किसी ने बनाए, कोई कारीगर उनकी बढ़िया देखरेख करता है। लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि ये जो सारा मुनाफा या ये जो इकोनॉमिक डिसपैरिटी, ये जो आर्थिक विषमता जो ये शुरू हुई है, इस आर्थिक विषमता के पीछे मशीन बहुत बड़ा कारण है। अगर मशीन ना हो या फिर जो कृत्रिम ऊर्जा है, डीजल, पेट्रोल, गैस, तेल, केरोसिन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, बिजली, तो फिर अमीरी और गरीबी का जो फर्क है ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसमें मेरा कहना ये है कि जिस मशीन को आप कारण मान रहे हैं, मशीन बिल्कुल कारण नहीं है। मशीन अपना काम कर रही है। मशीन कोई ऐसा नहीं कि कोई आसमान से जबरदस्ती कूद के बीच में आ गया कोई राक्षस हो। बिल्कुल, मनुष्य की शुरू से ये प्रवृत्ति रही है कि हर काम कम से कम मेहनत में हो, कम से कम समय में हो और अच्छे से अच्छा हो। यानी आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता अपने उपभोग के लिए पड़ती है वो कम से कम मेहनत में हर व्यक्ति को मिले, ये हर व्यक्ति की इच्छा है। और इसी ने मनुष्य को अनेक प्रकार के आविष्कारों के लिए प्रेरित किया और नई नई मशीनें समाज में इसीलिए सामने आई। बिल्कुल, इन्होंने काम को आसान किया। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस बुद्धि के विकास से जो लाभ उत्पन्न हुआ उस पर किसका स्वामित्व होगा और उसका बंटवारा समाज में कैसे होगा, ये मूल सवाल था। हमने जो व्यवस्था कायम की
उसके कारण सारा लाभ तो मशीनों के मालिक को मिला। मशीन बनाई, मशीन के मालिक ने, उसने जो वहाँ नहीं, रिसर्च सेल स्थापित की, वो रिसर्च मूल गड़बड़ शुरू होती है संपत्ति अधिकार की परिभाषा से। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत का वह कौन सा कानून है जो संपत्ति अधिकार को न्याय के आधार पर परिभाषित करता हो। हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं उसकी बात कर लीजिए, या किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रणाली में एक नागरिक और उस देश की संपत्ति के बीच क्या संबंध हैं उनको परिभाषित करिए। मेरा ये कहना है कि इसको छोड़कर दूसरा कोई सिद्धांत दुनिया में प्रचलित नहीं है। बिल्कुल कि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर उस देश के सारे नागरिकों का समान अधिकार होता है। तो जब समान अधिकार होता है तो फिर एक व्यक्ति के पास इतनी साधन जुट गए और आपने उनको उनका स्वामी मान लिया। लेकिन बिना अगर कुछ दिए समान मान लिया। अधिकार होता है तो अमेरिका जैसे देश में भी हाँ। वहाँ के 80% संसाधनों पर या 80% संपत्ति पर केवल 20% लोगों का कब्जा है। हाँ। ठीक है, वो भी जिस समस्या को वो हल नहीं कर पाए, हाँ। उस समस्या को आप हल करने की बात कर रहे हाँ, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ कि अभी तक वैचारिक दृष्टि से एक पूंजीवाद विचार की विचारधारा है, वह न्याय की कसौटी पर खरी न होने के कारण मार्क्सवाद पैदा हुआ। तो फिर मार्क्सवाद को का बायकाट करने की जरूरत क्या है? वो तो समान अधिकार देता है संपत्ति का भी। नहीं देता। देखिए यहाँ पर बात फिर आती है, वह कहता है कि सारी संपत्ति सबकी है, लेकिन व्यक्ति की संपत्ति क्या है वो परिभाषित नहीं करता। वो कहता सबकी है, सब सरकार जैसा रखे, सबकी मालिक सरकार, और सरकार एक आदमी को बैल की तरह जिस काम में लगाए वो उसे करना चाहिए। मेरा कहना ये है ये तरीका सही नहीं है। इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि उससे उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन तो हुआ है। चीन जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चीन जो जिस व्यवस्था में चल रहा है उसको अगर आप वही मार्क्सवादी व्यवस्था नहीं है, नहीं कह सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बात को मैं कह रहा हूँ वह तर्क और न्याय की कसौटी पर तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा खरी है। मेरा ये कहना है कि हम सबकी संपत्ति सबकी बराबर है, तो एक व्यक्ति जिसकी ताकत, जिसकी बुद्धि, जिसका कला कौशल, जिसका शिक्षण प्रशिक्षण बहुत ज्यादा है, उसका अधिकतम अधिकार कितना होगा? न्याय के आधार पर तो औसत ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर ताकत हो जाने से, कला कौशल हो जाने से, प्रबंधकीय कौशल हो जाने से उसका मूल अधिकार तो नहीं घटेगा, बढ़ेगा। अगर हम किसी उसके मूल अधिकार को बढ़ाते हैं तो फिर किसी का मूल अधिकार घटेगा। लेकिन आज तक ऐसी कोई भी व्यवस्था, यहाँ तक कि भारत में भी आज तक ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं हो पाई या दुनिया ने नहीं देखी जहाँ पर कमाएंगे 10 लाख लोग और खाएंगे 125 करोड़ लोग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैं कहता हूँ ऐसी नहीं थी तो होनी भी चाहिए। और मैं इस बारे में एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मैंने विमल जालान जी को फोन किया था। विमल जालान का नाम आप जानते हैं, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं एक समय, नोटों पर उसके हस्ताक्षर आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उन पर फोन से इस बारे में चर्चा की कि भाई देखिए आज हमारे देश में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो शोषण है, जो इतनी भीषण विषमता है और अनेक प्रकार के दोष हैं, उनका सीधा सा हल है। उन्होंने बड़े धैर्य से बोले नहीं आप फोन से बताइए। मैं चाहता था कि उनसे भेंट और एक्सप्लेन करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने सुनने के बाद कहा अच्छा अग्रवाल साहब एक बात बताइए, क्या दुनिया के किसी अन्य देश में ऐसी कोई व्यवस्था कायम है? मैंने कहा अगर ऐसी व्यवस्था कायम नहीं है तो क्या वह गलत है? क्या हम नया आविष्कार नहीं कर सकते? आज दुनिया जहां तक पहुंची है और जिन सुविधाओं का उपयोग आज हम धड़ल्ले से कर रहे हैं, कभी वो थी क्या? नहीं थी, किसी ने आविष्कार किया। तो मैं एक ऐसी प्रणाली आपके सामने रख रहा हूं जो पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, और जो अनेक प्रकार के विवाद, युद्ध समाज में खड़े हो रहे हैं उनका तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है। आपको कैसे लगता है कि इस प्रणाली के आ जाने से जो संपन्नता है वो सुख में बदल जाएगी? वो इसलिए सुख में बदल जाएगी क्योंकि तब जो बाकी समाज है धनपतियों को कुटिल, षड्यंत्रकारी, बेईमान, धोखेबाज इस रूप में नहीं देखेंगे। और आज देखिए यही दृष्टि समाज की है।
मुकेश अंबानी ने पैसा ईमानदारी से कमाया या बेईमानी से कमाया, यह अपनी जगह है, लेकिन समाज उन्हें चोर की निगाह से ही देखता है। और ये सारे ये धनपतियों के निगाह बारे में कैसे बदलेगी? ये इसलिए तब बदलेगी जब इस प्रकार के कुशल लोगों से जो अतिरिक्त लाभ पैदा हुआ वह समाज में बंटे, ताकि समाज उन्हें अपने एक कमाऊ सपूत की निगाह से देखे। आपको लगता है फिर मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं बिल्कुल होगी? नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की स्थिति में ये जो बड़े बड़े धनपति हैं, इनको अपनी अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत इसलिए पड़ती है कि समाज की दृष्टि इनके मामले में बिल्कुल सही है, ठग की है, बेईमान की है, धोखेबाज की है। नहीं, तो जिस लाभ की आप बात कर रहे हैं वो लाभ गरीबों को कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा? ये हाँ, मैं उसका सीधा फार्मूला बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति का संपत्ति अधिकार हमने परिभाषित कर दिया, और संपत्ति 3 प्रकार की स्थितियों में होती है। मैं आपके इसके लिए बता दूं, चल, अचल और नकद। कैश। इसके अलावा चौथा कोई मोड नहीं होता। तो एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार को परिभाषित कर दीजिए, मैंने जैसा कहा। बिल्कुल। फिर वह अपनी संपत्ति को चाहे जिस रूप में रखे, लेकिन कुल संपत्ति का मूल्य जो हम निर्धारित कर रहे हैं वो आ जाने के बाद अतिरिक्त संपत्ति पर टैक्स लगे। स्थिति इतनी छूट तो हमने स्वीकार की ही है, और बाकी पर भी हमने टैक्स लगाया है। नहीं, मुझे एक इसमें और शंका लग रही है कि अगर आप हर व्यक्ति को संपत्ति का उस लाभांश का कुछ बराबर अधिकार देने की कोशिश करेंगे या उस तरह की बात करना शुरू करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हर परिवार में जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने की होड़ मच जाए कि भाई जितने बच्चे होंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये मनोविज्ञान के ठीक विपरीत बात आप कह रहे हैं। आप दुनिया के विभिन्न देशों में अगर जन्म दर के ऊपर नजर डालें तो दुनिया के जो संपन्न देश हैं वहां के नागरिक संतान पैदा नहीं करना चाहते, जबकि गरीब देशों में जन्म दर सबसे ज्यादा है। मतलब हमारे देश में अगर आबादी का संकट है तो उसका सबसे बढ़िया, सबसे आदर्श समाधान इस देश की गरीबी को समाप्त कर देना है। और यदि हम गरीब की गरीबी समाप्त कर दें, हम प्रत्येक व्यक्ति को पूरा जीवन